अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट ओब्लिक इंसिडेंट से हम लोगों ने EMT 2 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएँ तो आज हमारे पास वीडियो नंबर 13 इसका बी पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ग्रिफिथ की बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो बुक के अकॉर्डिंग ही हमने चलना है। ओके, तो ये हमारे पास है ग्रिफिथ की बुक है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें हमारे पास ये इक्वेशन बताई गई है कि इसमें एक्चुअली में जो रिलेशनशिप है ना वो बताया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड को एम्पलीट्यूड की फॉर्म में बताया गया है और मैग्नेटिक फील्ड को भी एम्पलीट्यूड की फॉर्म में बताया गया है। ओके, तो ये हमने जो रिलेशन है काफ़ी मरतबा पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किए हुए हैं। तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास है ना इंसिडेंट है। ये देखें हमारे पास सबसे पहले डायग्राम देखें, ये डायग्राम है। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। तो हमने इंसिडेंट किया। तो देखें ओब्लीक, ओब्लीक का मतलब होता है कोई भी एंगल हो सकता है। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने नॉर्मल को स्टडी किया था, तो नॉर्मल इंसिडेंट था। यानी कि 90 का एंगल, हमारे पास एंगल 90 का नहीं बन रहा, इसलिए इसको हम ओब्लिक इंसिडेंट या ओब्लिक एंगल का नाम देते हैं। ओके, तो अब जो मेरे पास ये इंसिडेंट है ना, ये वाला, ये वाली वो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट और मैग्नेटिक, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि ट्रैवल कर रही होती है, प्रोपेगेट कर रही होती है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम जानते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट में होता है। ये दोनों एक दूसरे के 90 एंगल पर होते हैं। ओके, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड इसके इक्वल है। ये मेरे पास इंसिडेंट है, जो मेरे पास ये आई है, ये इंसिडेंट को शो कर रहा है। इंसिडेंट मतलब इसको शो कर रहा है। ओके, तो ये दूसरी बात ये है कि हमने जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने एम्पलीट्यूड की फॉर्म में लिखा है, डायरेक्शन की फॉर्म में लिखा है। अगर हम डायरेक्शन की फॉर्म में लिखते तो हमारे पास फिर नेगेटिव आना था। ओके, ये तमाम बातें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। ओके, हम सिर्फ एम्पलीट्यूड की फॉर्म लिख रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट है। अब जो मेरे पास ये रिफ्लेक्टेड होगा, अब जब ये इंसिडेंट टकराएगा कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा। जो रिफ्लेक्ट होएगा उसकी ये है क्वेश्चन, जो ट्रांसमिट होगा उसकी ये क्वेश्चन है। मैं अगेन बता रहा हूँ, ये हमने सिर्फ एम्पलीट्यूड की फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, इसलिए इधर कोई भी नेगेटिव नुकती कोई नहीं आ रहा, नेगेटिव का साइन। अब यहाँ तक सेम फ्रिक्वेंसी है, यानी कि इसकी भी सेम फ्रिक्वेंसी है, इसकी भी और इसकी भी। यानी कि जो मेरे पास सोर्स है ना, जिस सोर्स के थ्रू हम इस इंसिडेंट वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेज रहे हैं, वो मेरे पास सेम है। अच्छा जी, अब 92 इक्वेशन क्या बता रही है कि अगर मेरे पास सोर्स, अगर मेरे पास यानी ओमेगा सेम है, इसका मतलब ओमेगा 1, ओमेगा आई, ओमेगा आर और ओमेगा टी एक दूसरे के इक्वल हैं। ओके, तो जब ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम फार्मूला जानते हैं, W इज इक्वल टू के वी होता है। तो इस फार्मूले के मुताबिक यानी कि हमारे पास ये इसके इक्वल होता है ना, आर तो ओमेगा टी, क्योंकि हमारे पास सेम फ्रिक्वेंसी है। तो अब इसकी वैल्यू पुट करें, यहाँ भी पुट करें, यहाँ भी पुट करें, तो मेरे पास ये आ जाएगी। ओके, तो आई है, आर है, वही मेरे पास टी है। ये वन वेलोसिटी है, ये वन वेलोसिटी है, ये टू वेलोसिटी है, यानी कि ये वन वेलोसिटी है, वन वेलोसिटी और ये टू वेलोसिटी है। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ओके, ये वी के स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि ट्रैवल कर रही है। एक्चुअली लास्ट वीडियो में देखें तो मैं इधर सी होता था, लेकिन सी की बजाय हम इधर वी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं। तो खैर ये बातें हमने डिस्कस की हुई हैं तुम। तो अब चूंकि ये भी V1 है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि अब इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन की फॉर्म लिख सकते हैं, के आई और के आर है। ओके, तो जब हमारे पास ये V होगा, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो V ओवर V1 हो जाएगा। और हम जानते हैं जो हमारे पास V के दरमियान और N के दरमियान हमारे पास क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ओके, अगर ये V1 है तो N1 नीचे होगा, अगर ऊपर है ये नीचे है, अगर ये नीचे है तो ये ऊपर होगा। तो इस तरह हमारे पास ये है। तो अब V2 ऊपर है तो N2 नीचे होगा, V1 नीचे है तो N1 ऊपर होगा, यानी कि V और N के दरमियान इनवर्स रिलेशन होगा। अब जो हम तमाम बातें पहले कर चुके हैं, अगर वो हमारे पास इंसिडेंस के लिए, रिफ्लेक्टिव के लिए, अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, जनरल फॉर्म में क्या है, हमारे पास इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है और ट्रांसमिटेड है। यानी कि जो हमारे पास मीडियम 1 है, मीडियम इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टिव इज इक्वल टू इसके होगा, ये हमारे पास जनरल रिलेशन है, एट जी इक्वल टू 0। ओके, हमारे पास क्या है, जनरल रिलेशन है। तो अब जब हमारे पास 0 to 0 तो है, इसका मतलब क्या है, इस रिलेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि अब हम क्या है, आर आर और हमारे पास आर इस तरह हम लिख सकते हैं। ये आर के हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है। अब इस पोजीशन वेक्टर में हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स भी आ जाता है, वाई भी आ जाता है।
ओके, तो अब ये हमारे पास जी कंपोनेंट इधर नहीं होगा, इसलिए हम जी इक्वल जीरो कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जी का है ही नहीं कंसिडर। जो वेव है, EM वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो ट्रैवल कर रही है अलोंग दी जी एक्सिस। तो लिहाजा जो हमारा इसका कंपोनेंट बनेगा वो अलोंग दी जी एक्स एक्सिस या अलोंग दी वाई एक्सिस होगा। ओके, तो ये हमारे पास जो ये देखा ना, यहाँ भी यही शो हो रहा है आर आर आर। तो मेरे पास ये भी आर, ये भी आर, ये किस आर किसका कंपोनेंट? एक्स वाई का। ये भी एक्स वाई का कंपोनेंट है, ये भी एक्स वाई का कंपोनेंट है, ये का कंपोनेंट है, क्योंकि जीरो हमारे पास इधर जीरो है। अब इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। वो क्या किया है कि जो मेरे पास आर है पोजीशन वेक्टर है, उसको हमने ओपन करके लिख लिया है एक्स वाई कंपोनेंट्स की फॉर्म में। ओके, ये हमारे पास 95 इक्वेशन बन चुकी है। तो ये वो ये देखें मैंशन भी है ये एक्स वाई के लिए। अब अगर जो 95 इक्वेशन है, अगर इसको हम हर स्पेशल अलग अलग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो ऊपर वाली इक्वेशन ये इस तरह बन जाएगी। अगर हमारे पास वाई इज इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। ओके, यानी कि ये मेरे पास अलोंग दी वाई एक्सिस है और ये अलोंग दी जी एक्सिस है। तो अब हमारे पास लॉ आ जाते हैं, फर्स्ट लॉ आ जाता है, सेकंड लॉ आ जाता है, थर्ड लॉ आ जाता है ऑप्टिक्स के। ओके, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंड ट्रांसमिटेड जो वेव वेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि जो मेरे पास होता है ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ओके, ये हम यानी कि हमारे पास फर्स्ट लॉ होता है, इसको हम प्लेन ऑफ इंसिडेंट का भी नाम देते हैं। तो अब ये हम हमारे पास ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, रिफ्लेक्शन एंगल है, और जो ये क्या है? ट्रांसमिशन एंगल हमारे पास, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का भी नाम देते हैं। इस ट्रांसमिशन एंगल है, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। ये मेरे पास क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसी तरह हमारे पास सेकंड लॉ है कि जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल होता है। यानी कि जो मेरे पास है ना, ये वाला एंगल ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ओके, ये एंगल इस एंगल इक्वल होता है। ये हमारे पास सेकंड लॉ है, इसको लॉ हम ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। थर्ड लॉ क्या है कि इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी का नाम देते हैं। ये हमारे पास इंसिडेंस जो इसके दरमियान और इसके दरमियान रिलेशन देता है। जो सेकंड लॉ है वो इसके और इसके दरमियान रिलेशन देता है, लेकिन जो स्नेल्स लॉ है या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो इसके दरमियान यानी कि दरमियान रिलेशनशिप देता है, जो कि इस फॉर्म में है। यानी अगर इसको हम लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारे पास इंसिडेंट है ना, ये मेरे पास इंसिडेंट है, तो ट्रांसमिटेड के दरमियान मेरे पास ये रिलेशन देता है। ओके, जो मेरे पास ट्रांसमिट हो चुकी है। ट्रांसमिट का मतलब क्या है? जो ये वाली है, ये वाली। ओके, यानी कि जो उसके दूसरे मीडियम में चली गई है। अब इसको हम अगर हम ओपन करें तो मेरे पास क्या होता है कि जो मेरे पास है क्या नाम लेते हैं के आई किसके इक्वल होता है? N1 N2 KT, और ये साई ये इसके इक्वल है, तो ये KT है, साइन ये है। तो आप इसको अगर हम मैनेज करेंगे तो मैं इसको इस तरह लिख सकते हैं, ओवर साइन टी इज इक्वल टू मेरे पास N1 N2 बन जाता है। के टी से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास ये स्नेल्स लॉ है। ओके, तो ये ही इधर मेंशन है, ये देखें। ओके, अब यहाँ आप पूछ सकते हैं जो हमने की आई की वैल्यू लिखी है वो N1 ओवर N2 ये की आर ये कहाँ से लिखी है? तो ये देखें हमने ये निकाली हुई है। ओके, ये मेरे पास क्या है? के आई या फिर के आर इज इक्वल टू इसके इक्वल होता है, तो हमने ये वहाँ से निकाल लिया। अब हम बात करते हैं, ये मेरे पास कंडीशंस है। इन कंडीशन को पहले हमने लास्ट जो टॉपिक स्टडी किया था, ये देखें प्रोपगेशन इन लीनियर मीडिया, जब हमने ये वीडियो स्टार्ट की थी, वीडियो नंबर जब हमारे पास 12 है, तो इसमें हमने ये बाउंड्री कंडीशन को स्टडी किया। अब इस बाउंड्री कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे? ये बाउंड्री कंडीशन लिख रहे हैं। तो पहले दो जो इक्वेशन हैं ये मेरे पास जी के अलॉन्ग है, यानी कि जो हमारे पास जो पहली और दूसरी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाली ये परपेंडिकुलर है। देखना परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि जो मेरे पास ये देखना ये मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, EM वेव है, तो ये मेरे पास नॉर्मल है, इंसिडेंस है। जब इसे टकराती 90 का एंगल बनता है तो उस केस में मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं। ओके, अब मेरे पास एक्स वाई इसका मतलब क्या है? ये पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो ये हमारे पास EM वेव है, वो इस नॉर्मल की जो हमारा सरफेस है इसके परपेंडिकुलर बल्कि कोई और एंगल बन रहा है, बल्कि जीरो एंगल बन रहा है, पैरेलल है इधर हमारे पास। ओके, तो ये इसलिए एक्स वाई ये लिखा है। और ये हम जानते हैं कि जो हमारे पास होता है, यानी कि ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट है रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड है, यानी कि जो मेरे पास है इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्ट इज इक्वल टू ट्रांसमिशन होता है। तो उसके मुताबिक हमने ये लिखा हुआ है।
तो अब यहाँ देखें ये रिलेशनशिप हम पहले बता चुके हैं स्टार्टिंग में। अब ये 101 इक्वेशन, अब 102 इक्वेशन कहाँ से है पहले इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में सिर्फ हम जो बी कंपोनेंट इसको निगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ हम ई कंपोनेंट को लेते हैं, इसको इसको और इसको कंपोनेंट को लेते हैं। ओके, इस वजह से जो साइन वाला कंपोनेंट है सिर्फ उसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। यानी कि जो इंसिडेंस का जो मेरे पास ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये मेरे पास साइन है। ओके, और जो मेरे पास जो रिफ्लेक्टेड है उसका ये वाला पार्ट, ये वाला, यानी कि इसको ना अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि हम इधर नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, इधर भी नॉर्मल, इधर भी नॉर्मल और इधर भी नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। अब जो मेरे पास इधर एंगल बन रहा है इसका ये वाला, ये मेरे पास साइन वाला पार्ट है, क्या साइन पार्ट है। तो इस बिल्कुल इसी तरह जो मेरे पास यहाँ होगा, यहाँ भी ये मेरे पास साइन पार्ट है ये वाला, इसके दरम्यान। ओके, तो जो ट्रांसमिटेड होगा इसमें भी हमारे पास ये नॉर्मल होगा, तो ये मेरे पास जो पार्ट होगा ये साइन वाला होगा। तो अब जो मेरे पास ये नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो इस जानिब है, यानी कि जी के ऑपोजिट है, इसलिए ये नेगेटिव आया। अभी इस डायरेक्शन इस जानिब है तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। यहाँ भी क्या है, इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव की जानिब है, तो यहाँ मेरे पास यानी कि जी के ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ भी नेगेटिव आ गया। तो ये थी क्या थी, हमने ये इक्वेशन लिखी है फर्स्ट बाउंड्री को मद्देनजर रखते हुए। ओके, अब जब हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन को देखेंगे तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन में चूंकि हमारे पास जो बी वाला कंपोनेंट है वो जी उसका कुछ पार्टिसिपेंट है नहीं है, उसका कंट्रीब्यूशन है ही नहीं है इसमें परपेंडिकुलर के केस में, क्योंकि दिख रहे हैं ना हम परपेंडिकुलर देख रहे हैं, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने देख लिया इफेक्ट परपेंडिकुलर केस में, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं देखे है, तो इसलिए मेरे पास जो होगा ना सेकंड वो मेरे पास जीरो होगी। अब हमारे पास थर्ड है, तो थर्ड में क्या हो जाए, हम सिर्फ उससे जो कॉज कंपोनेंट, पहले हमने साइन कंपोनेंट निकाले थे, अब हम इसके जो कॉज कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जब हमने इलेक्ट्रिक का कंपोनेंट दिख रहा है तो पहले साइन दिखा, अब हम कॉज देखेंगे तो कॉज में हमारे पास सब प्लस में ही होंगे। ओके, और जो ये इक्वेशन लिखी है किसको मतलब ये इक्वेशन नंबर 3 को मद्देनजर देख रखते हुए हमने ये कॉज वाले कंपोनेंट्स लिखे हैं। तो इसी तरह अब हम चौथी इक्वेशन को देखते हैं, फोर्थ इक्वेशन को। तो फोर्थ इक्वेशन को हम मद्देनजर रखते हुए ये इक्वेशन लिखते हैं। यानी कि क्या किया है, ये देखें ना, जो हमारे पास है जो रिलेशनशिप है इसके दरमियान में, ये देखें बी और ई के दरमियान रिलेशनशिप ये है हमारे पास, ये वाला वी आता है इसमें। अगर ये B1 है तो इधर V1 होगा, अगर B2 है तो इधर भी B2 होगा। तो अब ये वाला बी की जगह बी क्या किया है, सिर्फ हमने बी को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं बी को। ओके, तो जब इसके टर्म में लिखा तो मैं जो V1 होगा इस केस में वो कॉमन बाहर निकल जाएगा, V2 ये ट्रांसमिटेड, यानी कि ये मेरे पास मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ओके, तो अब क्या है कि जो मेरे पास 102 और 104 इक्वेशन हैं उन दोनों को, यानी कि मेरे पास जो 102 ये इस इक्वेशन को और जो 104 है इस इक्वेशन को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल ये इजी स्टेप्स हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके, ये देखें क्या किया है, सिर्फ ये मेरे पास क्या है, ये वाला पार्ट और जो मेरे पास ये वाला पार्ट है इसमें से वो हम कॉमन निकाल लेंगे, तो जब बाकी जो होगा पार्ट वो हम उस दूसरी जाने जाकर डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि जो मेरे पास ये भी बी है ना, ये वाला जो है ये इसकी इक्वल है और जो ये इसकी इक्वल है। ओके, यानी कि ये देखें ना, जो मेरे पास जो μ2 और v2 ये वैसे का वैसे ही है। अब जो मेरे पास ये वाला पार्ट होगा ये इधर डिवाइड हो क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास एक्चुअली जो ये है टर्म ये यहाँ आती है यहाँ। ओके, तो यहाँ थी। अब हमारे पास जो पहले हम पहले अर्ज कर चुके हैं कि जो मेरे पास होता है ये v इक्वल टू सी होगा, n होता है। अगर v1 ऊपर है तो ये n1 नीचे होगा, अगर v1 नीचे है तो ये n1 ऊपर होगा। तो ये देखें v1 ऊपर है तो n1 नीचे होगा, v2 नीचे है तो n2 ऊपर होगा। ओके, अब ये देखें एज बिफोर, इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने जो ये देखें नॉर्मल इंसिडेंस में देखा था ना कि जो मेरे पास कंपोनेंट्स है ये देखें जब हमने निकाला था बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है जैसे हमने लास्ट वीडियो में नॉर्मल की बात की थी, नॉर्मल इंसिडेंस की। तो इस केस में भी हमने ये बीटा की वैल्यू निकाली थी, ये देखें बिल्कुल इसी तरह हम इसकी वैल्यू यहाँ निकाल रहे हैं। तो अब हम जो इक्वेशन में 103 होगी इस इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए हम ये फाइंड लिख सकते हैं और यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ क्या किया, कोई सिंपल बात है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हम जानते हैं जो मेरे पास ये इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्रैक्टिव एंगल होता है, यानी कि सेकंड लॉ की इक्वल।
इंसिडेंट एंगल टू रिफ्रैक्टिव एंगल को होता है, तो ये भी हमारे पास थीटा आई हो जाएगा, ये भी थीटा आई है, तो थीटा इसमें से कॉमन निकालेंगे तो थीटा आई इधर आकर कॉज थीटा टी और कॉज थीटा आई बन जाएगा। तो यही हमने लिखा हुआ है, ये देखें, इसको हमने नाम अल्फा का नाम दे दिया है। तो अब ये देखें मेन, अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि अब जो 109 इक्वेशन है ये हम किस तरह लिख सकते हैं। ये देखें कि जब हम 105 और 107 इक्वेशन को 105 किधर है, ये वाली है इक्वेशन, 107 ये, इन दोनों को इन मदद से हम 109 इक्वेशन लिख सकते हैं। ये देखें अब ये किस तरह, ये भी हमने जब हमने लास्ट टॉपिक स्टडी किया उसमें भी हमने यही बिल्कुल सेम प्रोसेस किया था। ओके, तो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों की हेल्प के लिए देखिए मैंने इधर किया हुआ है। ओके, सिर्फ क्या किया है कि मैंने जो हमारे पास है यहाँ है ना वैल्यू इसकी ट्रांसमिटेड की, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली, ये इधर का आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया है, बाकी खुद ब खुद ये देख प्रोसेस हो जाएगा। ओके, ये स्टेप्स आपके स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये मेरे पास ये देखिए ऑब्टेन कर लेंगे। अब जो मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी, अब इसको किस तरह करेंगे कि अब जो मेरे पास ये इक्वेशन है इस इक्वेशन को अब हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी, ये देखिए। ओके, ये मेरे पास ये आ गई है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी स्टडी किया हुआ है, तो आई होप आप इजीली कर लेंगे। तो जो मेरे पास ये इक्वेशन है इसको हम फ्रेस्नेल इक्वेशन का नाम देते हैं, और ये किस केस में है, पोलराइजेशन इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। यानी कि देखिए ना, जब हमने इसको देखा था ये इक्वेशन लिखी थी, तो हमने इधर दो पार्ट देखे थे, एक पोलराइजेशन इन द पैरेलल ऑफ द जी एक्सिस, और एक हमने पार्ट देखा था कि परपेंडिकुलर टू दी जी एक्सिस। ओके, तो अब जो मेरे पास ये फ्रेस्नेल इक्वेशन आई है ये पैरेलल टू दी आई हैं जी एक्सिस के लिए ये मेरे पास ये इक्वेशंस। तो फिर वही बातें आ गई हैं कि अगर हमारे पास जो अल्फा होगा अगर वो ग्रेटर देन बीटा होगा तो हमारे पास ये इन फेज होंगी, और अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू कम होगी तो वो आउट ऑफ फेज होंगी हमारे पास। और यानी कि जो ट्रांसमिटेड और जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव्स होंगी वो आउट ऑफ फेज होंगी अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू बीटा से लेस होगी। तो ये हमारा इतना सा टॉपिक, सॉरी अब आगे भी है, ये मेरे पास 109 क्वेश्चन आ गया है। ये क्या है कि हमने जो मेरे पास है ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड को टर्म एम्पलीट्यूड को हम इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंस लिखा हो, ये भी इंसिडेंस है ये भी इंसिडेंस है। तो रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड को हमने इंसिडेंस की फॉर्म लिखा है, ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड को हमने इंसिडेंस की फॉर्म लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन है। अब जो मेरे पास 1 यानी 110 जो इक्वेशन 110 इक्वेशन ये कहाँ से आई है। ओके, तो अब जो मेरे पास अल्फा है, ये अल्फा देखें ये है अल्फा। ओके, तो ये कॉज थीटा, ये वैसे वैसे ऊपर क्या कॉज थीटा टी है, तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम जानते हैं कि जो मेरे पास कॉज होता है उसका फार्मूला क्या होता है कि जो मेरे पास कॉज थीटा इज इक्वल टू 1 नेगेटिव साइन थीटा होता है। ओके, ये मेरे पास फार्मूला, अगर इसको हम खत्म करना चाहेंगे तो हम इधर ये कर देंगे। तो अब यहाँ देखें क्या है कि अगर हमारे पास नॉर्मल इंसिडेंट है, यानी कि नॉर्मल इंसिडेंट का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो थीटा आई है वो इक्वल टू 0 है, तो जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू होगी 1 इक्वल, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो परपेंडिकुलर यानी कि सरफेस से टकरा नहीं रही बल्कि किसी और एंगल से टकरा रही है, जो हमारे पास इंसिडेंट एंगल इक्वल टू 0 है। तो अब इसको यहाँ पुट करें तो 1 होगा, तो जब मेरे पास इसको यहाँ पुट करें तो हमारे पास क्या होगा, ये 0 होगा, तो ये पूरी टर्म 0 होगी, ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, तो 1/1 इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सरफेस के नॉर्मल के परपेंडिकुलर 90 का एंगल बन रहा है, तो उस केस में हमारे पास अल्फा की वैल्यू होगी वो डाइवर्ज कर जाएगी, यानी कि अल्फा की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे यहाँ पुट करेंगे तो जो अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। यानी डाइवर्ज करने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो वेव होगी वो टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, ट्रांसमिटेड नहीं होगी। यानी कि जो अल्फा की वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगी ये वाले। तो यहाँ ये क्या शो कर रही है, जो वेव है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो चुकी है, ट्रांसमिट नहीं हुई। यानी कि ये कहाँ से पता लगा, ये अल्फा की इन्फिनिटी की है ना, अब अल्फा की वैल्यू यहाँ भी पुट करें यहाँ भी पुट करें यहाँ भी पुट करें तो जो ट्रांसमिशन है ये तो 0 हो जाएगा ना, ये नीचे इन्फिनिटी तो ऊपर ये 0 हो जाएगी, तो यहाँ भी इन्फिनिटी पुट करें। ओके, तो जब इन्फिनिटी ये कैंसिल हो जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो नेगेटिव 1 बन जाएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो टोटल वेव होगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, ये दो केसेस हो गए थे। ओके, एक ये केस है एक ये केस। अब हम केस देखते हैं जब हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाता है। तो जब हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाता है उसको एंगल को हम कहते हैं, हमारे पास क्या है, ब्रेस्टर एंगल है।
ओके। तो ये मेरे पास ब्रेस्टर एंगल होता है पैरेलल पोलराइजेशन में। ओके, तो अब ब्रेस्टर एंगल में क्या होता है कि जो मेरे पास टोटल ट्रांसमिशन तो हो जाती है, जो रिफ्लेक्शन होती है वो जीरो हो जाती है। यानी कि जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा है तो यहाँ भी बीटा पुट करें, यहाँ भी बीटा पुट करें। ओके, तो क्या होगा कि जो हमारे पास होगी ये ऊपर भी बीटा है, ये बीटा नेगेटिव बीटा, बीटा पॉजिटिव बीटा, ये क्या होगी पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। जो ट्रांसमिट इधर भी बीटा पुट करें, इधर इधर भी, तो ये टू बीटा बन जाएगी, टू टू से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर बीटा बच जाएगा। तो ये किसको शो कर रहा है कि ये जीरो होगी, ये टोटल ट्रांसमिट हो जाएगी इधर। ओके, या फिर हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि इधर भी अल्फा इक्वल टू बीटा, तो इक्वल हम 1 1 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ भी 1 पुट कर, यहाँ भी 1 पुट करने में प्लस हो जाएगा, टू 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 से कैंसिल, तो टोटल ट्रांसमिशन हो जाएगी। इस तरह भी हम इसको समझ सकते हैं। तो अब हमारे पास जो ब्रेस्टर एंगल है वो हमारे पास इसकी इक्वल आ जाता है। अब ये जो मेरे पास है, ये वन इक्वेशन कहाँ से आई है ये देखें। जब हमारे पास एंगल इसकी इक्वल होता है तो ये मेरे पास इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो ये स्टेप्स हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, जब हमारे पास इसकी इक्वल होगा तो हमारे पास ये होगा, इससे यहाँ, फिर स्टेप से यहाँ। ओके, तो फिर इस स्टेप से यहाँ, और फिर इस स्टेप से यहाँ आ जाते हैं। तो यही हमारे पास जो 1 1 1 1 जब 111 इक्वेशन है वो हमारे पास यही है। ओके, सिर्फ क्या किया है कि जो हमारे पास ये अल्फा इक्वल बीटा, इसकी वैल्यू को हमने इधर पुट कर दिया है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके, आई होप आपने लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब हम देखते हैं ब्रेस्टर एंगल में कि एक स्पेशल केसेस आ जाते हैं। स्पेशल केस में से एक हमारे पास केस ये है कि जो μ1 इज इक्वल टू μ2 की इक्वल होता है। यानी कि जब हमारे पास जो ये देखें ना मीडियम है, ये देखें ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो हम कहते हैं, सपोज करते हैं ये लीनियर मीडियम है, ये भी लीनियर मीडियम है। अब लीनियर मीडियम क्या होता है इसकी डिटेल हमने ये देखें लास्ट इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो इन शॉर्ट मैं ये बता देता हूँ कि लीनियर मीडियम में जो मेरे पास होती है इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इसकी इक्वल होती है। ये मेरे पास लीनियर मीडियम की कंडीशन होती है। तो अब इधर इस केस में क्या है कि टाइपिकल जब हमारे पास लीनियर मीडियम होता है, मीडियम 1 भी लीनियर है और मीडियम 2 भी लीनियर मीडियम है, तो उस केस में वैल्यू इसकी इक्वल हो जाती है। तो फिर हमारे पास जो बीटा की वैल्यू हो इसकी इक्वल हो जाती है, और इसको जो साइन ये इसकी वैल्यू इसकी इक्वल हो जाती है। वो कैसे, वो ये देखें। ओके, टाइपिकल जब हमारे पास ये है तो हमारे पास देन क्या होगा, ये हमारे पास n1 इसकी इक्वल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये वाले इसकी इक्वल हो जाएगा, तो इसकी भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। सिर्फ सिंपल क्या किया है, इस बीटा की वैल्यू को हमने ऊपर पुट कर दिया हुआ है। और ये n2/n1 है ना, तो अब ये n1/n2 है, तो यहाँ इसकी वैल्यू यानी कि 1/बीटा पुट करेंगे। जिस तरह ये देखें 1/बीटा पुट करेंगे तो इसको मैंने करेंगे, इस तरह लिख लेंगे, इसको तो इस तरह लिख लेंगे, और इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं। और यही क्वेश्चन हमने भी लिखी हुई है। तो अब ये देखें जो मेरे पास वीडियो नंबर 16 है, इसमें जो मेरे पास ये वाला पार्ट है किसको आउट ऑफ फेज को शो कर रहा है, और ये इन ऑफ फेज को शो कर रहा है। अब जो मेरे पास ये भी निकाल दिया, ये भी प्रूव हो गया, ये वाला इतना सा पार्ट। तो अब जो मेरे पास 1 1 2 इक्वेशन है, ये आप लोग खुद कीजिएगा कि किस तरह हम ये ऑब्टेन करते हैं। इजी स्टेप्स हैं। तो सिर्फ क्या किया है कि जो 180 एंगल है इसको हमने इक्वल कर दिया है हुआ है इंसिडेंट एंगल के भी, और जो मेरे पास है ब्रेस्टेड एंगल के भी, और रिफ्लेक्टिव एंगल के भी। तो जब इन तीनों एंगल को जमा करेंगे तो 180 इक्वल हो गए, तो वहाँ से हम ये इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अब हम चूंकि हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमारा टास्क है वो हमने रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के क्या निकालने होते हैं जी, कोफिशिएंट्स निकालना है। तो अब जो मेरे पास हमने एम्पलीट्यूड निकाली, अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी की। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में इसमें पहले कोफिशिएंट सॉरी एम्पलीट्यूड निकाले थे, फिर इंटेंसिटी पर बात की थी, उनकी वजह से हमने कोफिशिएंट निकाले थे। अब हमारे पास ये फार्मूला है इंटेंसिटी का। ओके, अब ये फार्मूला कहीं देखा देखा लगता है ज़रा, जब हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी तो लास्ट वीडियो में हमने ये फार्मूला यूज़ किया था। ओके, नॉर्मल इंसिडेंस में हमने इंसिडेंस इंटेंसिटी का ये फार्मूला यूज किया था। और जो ये इंटेंसिटी का फार्मूला है ये कहाँ से आता है, ये 73 क्वेश्चन से आता है। किस टॉपिक में है, प्रोपगेशन इन लीनियर मीडियम में। ये हमारे पास इंटेंसिटी का फार्मूला है। तो अब इसी इंटेंसिटी के फार्मूले को हमने इधर लिखा हुआ है बस, यानी कि इंसिडेंस केस में हमारे पास ये था। ओके, अब जब ओब्लिक केस में हमारे पास ये आ चुका है, कॉज का जो इफेक्ट वो ना एडिशन हो चुकी है। कॉज क्यों आया, क्योंकि जब हम ओब्लिक एंगल पर बात करें हमारे पास कोई एंगल फिक्स नहीं है। जिस तरह नॉर्मल केस है, इंसिडेंट केस में हमारे पास एंगल 90 था ना, इधर मेरे पास कोई फिक्स एंगल नहीं, जिसकी वजह से जो कॉज वाला कंपोनेंट है वो भी इसमें ऐड हो चुका है।
तो अब इस नॉर्मली जो इंटेंसिटी का फार्मूला है इसको हम इंसिडेंस की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टेड की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, और ट्रांसमिशन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो अब ये हमारे पास हो चुका है। और एवरेज वैल्यू, अच्छा ये तो हम पहले बता चुके हैं कि जो मेरे पास इधर है ना ये वाला 1/2, ये मेरे पास एवरेज वैल्यू आती है। इसकी जो डिस्कशन है वो हमने इस वीडियो में की हुई है, वीडियो नंबर प्रोटेक्शन इन मीडिया में, जब हमने सॉरी इसी वीडियो में की ये मेरे पास है, ये देखें जो वीडियो नंबर 11 है, इसको जब सी पार्ट एनर्जी एंड मोमेंटम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टडी किया था तो उसमें हमने इसको बाकायदा तौर पर स्टडी किया हुआ था कि जो मेरे पास एवरेज वैल्यू होती है 1/2 वो किस तरह आती है, वो प्रूव भी किया था हमने। ओके, तो यही इसमें लिखा हुआ है एवरेज, ये एवरेज पावर का। अब हम निकालते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। इसका फार्मूला हम जानते हैं, रिफ्लेक्शन का ये है और ट्रांसमिशन का फार्मूला ये है हमारे पास। बिल्कुल वही सेम स्टेप्स हैं जो हमने लास्ट वीडियो में किए हुए हैं। आप आई होप ये आप लोग खुद कर लेंगे। चलिए हम भी कर लेते हैं। अच्छा ये देखें, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है तो उसका फार्मूला ये है, आई इंटेंसिटी का फार्मूला ये है, इसके इक्वल है इंसिडेंस का फार्मूला इसके इक्वल है। तो अब हम जो मेरे पास है, यानी कि जो इंसिडेंस और रिफ्लेक्ट है वो मीडियम 1 में ही है ना, यानी कि अगर हम बात करें, ये देखें जो मेरे पास इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड है ये मीडियम 1 में ही है, सिर्फ ट्रांसमिशन मीडियम 2 में है। ओके, तो इसलिए जो मेरे पास इधर भी 1 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा कि हम पहले बढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, ये इसकी इक्वल होता है सेकंड लॉ के इक्वल। ओके, तो इधर भी हमारे पास क्या, सॉरी फर्स्ट लॉ का इक्वल, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ ये बच जाएगा। ओके, तो जो मेरे पास ओ आर की वैल्यू हम ओवर ओ टी की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, ये मेरे पास ये है ओ आर की वैल्यू है। ओके, ओ क्या हमारे पास क्या फार्मूला आया है, ओ आर ओवर ओ आई। ओके, तो अब जो मेरे पास ओ आर की वैल्यू क्या है, ये है। तो अब जो ये नीचे वाला होगा ओ आई से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ यही बच जाएगा, ऊपर मेरे पास स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इसी तरह जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है ये टी है, ये आई है। तो अब जो मेरे पास फार्मूला इंटेंसिटी, उसी इंटेंसिटी की जो मेरे पास फार्मूला हमने ये देखिए ये है, इसको ऊपर रखेंगे इसको नीचे रखेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब इधर देखें, ये 2 है, ये 1 है, क्योंकि अब मीडियम का फर्क आ चुका है। इंसिडेंस मीडियम 1 में है और ट्रांसमिटेड मीडियम 2 है, तो अब इसका कैंसिल नहीं होगा बल्कि इसका इफेक्ट होगा। अब जब इसको हम मैनेज करेंगे तो मेरे पास ये कंपोनेंट ये अल्फा की इक्वल होता है थीटा टी ओवर थीटा आई, जो हमने पीछे देखा था अल्फा की इक्वल होता है। कहाँ गया, ये मेरे पास है, ये देखें ये है। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ हम अल्फ़ा लिख दिया हुआ है, तो ये कंपोनेंट वैसे का वैसा ही लिख दिया हुआ है। और सॉरी ये अल्फ़ा की इक्वल हो गया, और ये मेरे पास किसकी इक्वल है, बीटा की। इसकी भी अब वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है, मेंशन की हुई है, ये देखिए बीटा की इक्वल हमारे पास है। ओके, तो अब हम बात रहेगी इसकी, ओ टी की वैल्यू ऊपर है, ओ आई के नीचे वैल्यू है। तो अब ओ टी की वैल्यू कहाँ है, ये ओ टी की है, तो जब इसको ऊपर रखेंगे तो नीचे ओ आई लिखेंगे, तो जो मेरे पास ये वाला ओ आई ओ इस साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी, इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा। तो इस तरह हम ये ऑब्टेन्ड कर लेंगे। ओके, तो अब ये इसमें ये लिखा हुआ है अच्छा ये फ़र्क याद रखिएगा, ये अल्फ़ा बीटा भी आता है इसमें लाजमी। ओके, ये देखिए जिस तरह हमने ये लिखा अल्फ़ा बीटा, जबकि जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमारे पास अल्फ़ा बीटा नहीं था। तो अब ये यहाँ लिखा होगा आर प्लस टी इक्वल टू 1 होता है, यानी कि जब इसको और इसको हम प्लस करेंगे तो मेरे पास 1 की इक्वल आएगा। तो ये भी हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया था, तो अब भी इधर प्रूव कर लेते हैं। ओके, कि जब मेरे पास आर है और टी की वैल्यू है ये वाला, और इसको जब हम ऐड करते हैं, ये हमारे पास ऐड है, ओके ये 4 है हमारे पास। ओके, तो क्या है, इसको अलग अलग कर दिया, इसको ऊपर स्क्वायर लिया, इसका अलग स्क्वायर ले लिया, इसका अलग स्क्वायर, इसका अलग स्क्वायर लिया, इन्हीं चीज़ें देखें। ओके, इसको काम ये हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये है, इसको ओपन करते हैं नेगेटिव वाले को, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव 4 है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास पॉजिटिव वाला साइन इधर आ जाएगा। तो इसको जब हम क्लोज करेंगे अगेन तो ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास 1 की इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास प्रूव है। ओके, तो यही आज का हमारे पास टॉपिक था, जिसका खैर